इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के आर्थिक सुधार, जो 4 आर्थिक सुधार हैं, वो मैं मानता हूं कि उनकी पहली टेन्योर में अच्छे रहे हैं। और ये जो 4 हैं, वो पहला था उज्ज्वला स्कीम, दूसरा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, तीसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और चौथा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। और इस ऑर्डर में मैंने कहा था कि मैं मानता हूं कि ये सरकार की उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन अब जो मौका है, हमको देखना है कि सरकार की खामियां कहां पे वो आर्थिक सुधार में फेल हुए हैं, तो उनके फेलियर्स पे थोड़ा नजर मारते हैं। और जिस तरह से मोदी जी को आदत है और उनको शौक है कि वो बहुत ज्यादा आंकड़े बताते हैं, तो मैं भी वही करूंगा। मैं भी इस वीडियो में आपको काफी आंकड़े बताऊंगा, रैट-अ-टैट, एक के बाद एक आंकड़ा बताऊंगा, और ये रियल आंकड़े हैं, तो इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं है। तो शुरू करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि वास्तविक ब्याज दर। मैं आपको समझा दूं ये क्या होता है। जो इकोनॉमी में एक बेस इंटरेस्ट रेट होता है, या तो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड मान लीजिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइम लेंडिंग रेट मान लीजिए। इसके बाद अगर इसमें से आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटा दें, तो जो एक सम बनता है, जो एक आंकड़ा निकलता है, उसको वास्तविक ब्याज दर, रियल इंटरेस्ट कहा जाता है। और जितना ये कम होगा उतना ही इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें कि जब यूपीए सरकार ने अपने 10 साल में, तब जो ये रियल इंटरेस्ट रेट होता था, वास्तविक ब्याज दर जो होता था, ये 5% से कम होता था। और ये पूरे दशक में, यूपीए के दशक में शायद इतने हेल्दी लेवल पे रहा। लेकिन आज ये जो वास्तविक ब्याज दर है, ये 9 से 11% तक पहुंच गया है। और ये इससे काफी एक बुरा इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में। और ये इसके बजाय हुआ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का जो दर है, वो काफी लो है, बहुत लो है इनफैक्ट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे देश की सेविंग्स हैं, जो लोग सेव करते हैं पैसा को, वो सरकार उसको एक हाथी की तरह उसको खाए जा रही है। चारों तरफ से सरकार ही उस पैसे को उठाई जा रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दर है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह से जो प्राइवेट लोगों को फंडिंग होनी चाहिए, वो उनको कम मिल रही है, जिसको अंग्रेजी में क्राउडिंग आउट भी कहा जाता है, कि क्राउडिंग आउट हो गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। अब क्योंकि ब्याज दर इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो जो कंज्यूमर डिमांड है, जो आप और हम चीज़ें खरीदते हैं, उस पर जो बुरा असर पड़ता है। और इसमें ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ब्याज दर ज़्यादा होगा तो हमारी जो खरीद होगी वो कम होगी। अब आंकड़े आपको देखो बताते हैं कि फरवरी के महीने में जो हमारी कार की सेल हुई इकोनॉमी में, जो कि एक बहुत भारी आंकड़ा होता है इकोनॉमिक हेल्थ का, कि इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो 8% कम हुआ, 8% गिर गया। मारुति, जो इतना भारी हमारी कार मार्केट का लीडर है, उसने जो अपनी प्रोडक्शन है उसको कम काट दिया 27% से मार्च के महीने में। और ये जो 2 व्हीलर, ये जो स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाते हैं जो लोग, उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्शन है 15% से कम कर दी है पिछले साल के मुकाबले में। ट्रैक्टर और ट्रक के जो सेल्स हुई हैं, वो भी भारी तरह से गिरी हैं, बल्कि ट्रक सेल तो कोई 20% कम हो गई हैं। और ये जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स है, जो लोग बाय एयर फ्लाई करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है इस क्वार्टर में। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं, जो कि मोदी जी की 5वें साल में $330 बिलियन का होगा, वो बहुत ही कम अंतर से 5वें साल में जाकर उस रिकॉर्ड से आगे है, जो कि 313 बिलियन का रिकॉर्ड 2014 में यूपीए सरकार ने बनाया था। बाकी अब देखिए, जो कोर सेक्टर्स की ग्रोथ है, जो बहुत ही ज़रूरी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, वो 8 ज़रूरी सेक्टर होते हैं: इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, तेल, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स। ये बहुत ही जिनको कोर सेक्टर कहा जाता है, इनकी जो ग्रोथ है 18 महीने के लो पे आ गई है। अब कंपनियों का हाल देखिए, उनका जो मुनाफे की जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, मुनाफे की जो ग्रोथ है, वो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे कम है। अब जो एनालिस्ट लोग हैं, जो कि इन कंपनीज की बैलेंस शीट को देखते हैं, उन्होंने जो अर्निंग्स पर शेयर, EPS जिसको कहा जाता है, उसकी जो फोरकास्ट है, वो 151 कंपनीज की आउट ऑफ 253 कंपनीज से उन्होंने उसकी कम कर दी है, जब से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। अब हम देखें कि अगर यूपीए की सरकार जब 10 साल चल रही थी, तो ये जो EPS ग्रोथ थी, उसको एक भारी नेगेटिव शॉक एक साल में, जबकि लीमन का क्राइसिस आपको ध्यान है जब हुआ था 2008-9 में, उस साल में तो वहां पे भी बहुत बुरी तरह गिर गई थी। बट अदरवाइज अगर आप उनके बाकी साल देखें तो ग्रोथ काफी अच्छी थी, बल्कि कई सालों में तो 20%।
20% से भी ज़्यादा थी। लेकिन मोदी सरकार में अगर आप देखें तो ईपीएस जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी, मतलब नेगेटिव थी, जीरो से कम थी। दो साल लगातार जीरो से कम रही, और बाकी सालों में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा मामूली 9-10% पे ही रही है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं है। अब देखिए बैंकों की बैलेंस शीट, उनका हाल तो एकदम बेहाल है। ये मानना होगा कि जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि एक आप बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी रिव्यू करिए, आप देखिए, एग्जामिन करिए कि बैंक की बैलेंस शीट कितनी खराब है। ये उन्होंने 2015 में किया, और जब ये हुआ, जब ये एसेट क्वालिटी रिव्यू हुई तो उससे जो दिखाई दिया कि इतने ज़्यादा भारी तादाद में बैड लोन्स हैं जो कि खराब हो गए हैं, जो कि पैसा लॉस हो गया है, तो वो सब दिखाई दिया उस रिव्यू में। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो बैड लोन्स थे वो प्रधानमंत्री मोदी के राज में चौगुना हो गए, क्वाड्रपल हो गए, 10.6 लाख करोड़ तक पहुंच गए, यानी कि 11.6% ऑफ एग्रीगेट बैंक एसेट। जितने बैंक के पास एसेट है उसका 11.6% खराब हो गया, जिसको हम बैड लोन कहते हैं, पैसा डूब गया मान लीजिए। अब जो सरकार ने है 3.4 लाख करोड़, यानी कि 3,40,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया है। ये राइट ऑफ करने के बावजूद आज भी जो बैड लोन्स हैं वो 10.3% पे हैं। इस महीने का आंकड़ा है। और ये जो नॉन फूड क्रेडिट है, ये जो बैंक लोन देते हैं, जिसको फूड क्रेडिट किसान और फूड मार्केट का अगर आप लोन हटा दें, जो कि इंडस्ट्री को जाता है, बिजनेस को जाता है, स्मॉल बिजनेस को जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, उसकी जो ग्रोथ है, उस लोन की ग्रोथ जो है वो 2015 के मुकाबले भी कम है आज। अब जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उनका हाल भी बेहाल है। मोदी जी की सरकार ने क्या किया, उन्होंने इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों को कहा कि आप जो अपने शेयर्स हैं उनको वापस खरीद लीजिए, जिसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो इससे क्या होता है कि जो कैश जो कंपनी की बैलेंस शीट में होता है कैश, वो उठ के सरकार की खाते में आ जाता है। तो लेकिन जब ये शेयर वापस खरीदे जाते हैं तो इकोनॉमिक थ्योरी कहती है क्योंकि शेयर के नंबर कम हो जाते हैं, उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल एक इक्वेशन है। लेकिन हुआ क्या है इस सारी एक्सरसाइज में कि जो शेयर जिस भाव पे खरीदे थे इन कंपनियों ने, उस भाव से 17 से 54%, मैं दोबारा बोल देता हूं, 17 से 54% कम हो गए। जहां कीमत बढ़नी चाहिए थी वहां पे वो कीमत कम हो गई। तो इससे क्या हुआ है कि जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, उसकी जो पूंजी है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको जिसको कि हम अंग्रेजी में वेल्थ इरोजन भी कहते हैं, कि बहुत बड़े पैमाने में हुई है। अब आप देखिए एक और आंकड़ा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो इंडेक्स है वो 13% डाउन है। मोदी सरकार के टाइम में 13% डाउन है, और इसके मुकाबले जो पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो 21% से भी ज्यादा से ऊपर है। तो कहां वो 13% डाउन और कहां बाकी मार्केट ऊपर। और इससे भी जो खराब बात हुई है कि सरकार ने जो इन कंपनीज के पास कैश होता था, हर कंपनी अपने पास कैश रखना चाहती है बैलेंस शीट में, उससे वो इन्वेस्ट करती है, उससे वो ग्रो करती है, उससे खुदा ना करे अगर कुछ खराब बात हो जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो उस कैश को यूज करके उस क्राइसिस को ओवरकम करती है। लेकिन क्या हुआ है मोदी सरकार के टेन्योर में कि वो जो कैश जो उन कंपनीज में था वो 40%, आप मानेंगे 40% का मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से कम हुआ है। तो कैश सरप्लसेस जो हैं, जो रोकड़ा इन कंपनीज की बैलेंस शीट में था, वो 1 लाख करोड़ से कम हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है। और देखिए क्या हाल होता है इससे कि एक कंपनी जिसको नवरत्न कहा जाता है अभी भी, BSNL, उनकी हालत तो ऐसी हो गई कि इस बार वो सैलरी तक नहीं दे पाई। तो एक सरकारी कंपनी 100% ओन्ड बाय द सरकार, वो सैलरी उसने डिले कर दिया। ये पहली बार शायद हुआ होगा। अब स्टॉक मार्केट की हालत देख लीजिए, बहुत कमजोर है। ये मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 हफ्ते में एक बहुत ज्यादा बर्स्ट आया है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन अगर आप ये पिछले 2-3 हफ्ते का जो बर्स्ट आया है इसको हटा दें तो आप देखेंगे किस तरह से कमजोर रही है स्टॉक मार्केट्स। जो 364 इक्विटी म्यूचुअल फंड हिंदुस्तान में है और उनमें 2/3 जो हैं वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे इस बर्स्ट से पहले। 78 तो ऐसी स्कीम है, 78 स्कीम्स तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा एक ही साल में 10% खो दिया है, 10% कम आ गए हैं।
अब ये जो इनफ्लोज जो इन्वेस्टर इन पैसा डाल रहे थे इन स्कीम्स में, वो पिछले 25 महीने में सबसे कम लेवल पे आ गया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो गया है कि अब वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डाल रहे, पिछले 25 महीने के मुकाबले सबसे नीचे आ गया है। और इसमें जो मोदी जी तो बहुत उससे कहते हैं कि मैं मार्केट फ्रेंडली लीडर हूं, लेकिन अगर आप उनका कंपैरिजन करें, यूपीए 1 में 29.6% पर एनम जो था मार्केट ने रिटर्न दिया था, और यूपीए 2 में 20.7% जो था वो एवरेज मार्केट रिटर्न रहा था पर एनम। लेकिन अब मुकाबला कीजिए 4 साल मोदी जी के 2014 से 18, क्या आपको पता है कितना रिटर्न आया है? मामूली 11.6%। तो कहां 20s में यूपीए के रिटर्न होता था और कहां 11.6%। ये तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आउच, ये तो मोदी जी को ये एक दर्द भरा आंकड़ा है उनके लिए। अब देखते हैं हाल क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ये भी एक बहुत ही दर्द भरा आंकड़ा है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी और उनकी सरकार तो एकदम खड़े होकर बोलते हैं कि देखिए हमारी पॉलिसीज तो कितनी प्रो एफडीआई हैं, कितना हम लोगों ने एफडीआई में कितना ज़्यादा पूंजी हमारे देश में आई है, हमारे राज्य में। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं कि यूपीए के टाइम में एफडीआई जो पर ईयर ग्रो करता था वो 10.7% से ग्रो किया उस दशक में, लेकिन मोदी जी के 4 साल में ये 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम ग्रो हुआ है, यानी कि इनका एनुअल ग्रोथ रेट 8.7% है। ये मैं बोल रहा हूं दर्द भरा आंकड़ा है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है जीडीपी का, ये सबसे जरूरी आंकड़ा होता है। एक एब्सोल्यूट नंबर का इतना मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि अगर जीडीपी के मुकाबले आपकी एफडीआई कितनी आ रही है, क्योंकि जब आपकी जीडीपी बढ़ती है तो एफडीआई भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन आप देखें, ये शेयर आप देखें, तो ये 3.4% होता था फाइनेंशियल ईयर 09 में, ये गिर के 2.3% रह गया है फाइनेंशियल ईयर 19 में। तो काफी जो एफडीआई है, हम जो कहते हैं बहुत ग्रो करा है, एक्चुअली एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो काफी गिरा है। और इसी साल में 7% से एफडीआई पिछले साल के मुकाबले कम है, श्रिंक हुआ है। अब देखते हैं कृषि क्षेत्र की आपदा, कृषि क्षेत्र का संकट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। ये तो एक क्या कहूं फिर से कि एक दर्द भरा नगमा हो गया है मोदी सरकार के लिए। जो ग्रोथ हुई है हमारे कृषि क्षेत्र में सिर्फ 2.7% हुई है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले 11 क्वार्टर्स की सबसे कम है। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब बात यही हुई है कि क्योंकि फूड की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, बल्कि डिफ्लेशन में चली गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। इससे क्या हुआ है कि जो हमारे किसान की जो इनकम है, जो वो रुपए और पैसे कमाता है, वो सिर्फ 2.04% ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कीमत कम आ गई है। और ये 14 साल में जो ग्रोथ हुई है, सबसे खराब ग्रोथ पिछले 14 साल में इस क्वार्टर में हमने देखी है। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो यूपीए का जो दूसरा टेन्योर था, यूपीए 2 का जो टेन्योर था, उस 5 साल में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ हुई थी 4.3%, लेकिन मोदी जी के 4 साल में सिर्फ 2.9%। अब फाइनली देखते हैं जॉब्स यानी कि नौकरियां। आप जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने बहुत जमकर विरोध किया है इन आंकड़ों का, लेकिन जो आंकड़े हैं ये बहुत ही डरावने हैं। आप इनको चाहे जितना भी मसाज कर लीजिए, जितना भी कहें कि मैं एक बहुत ही इनका ऑनेस्ट रिव्यू करके इनको दोबारा से बदल कर ज़्यादा ऑनेस्ट बनाएंगे, इसको ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाएंगे, ज़्यादा रियल बनाएंगे, आप जितना भी मसाज कर लीजिए इन आंकड़ों का, ये आंकड़े तब भी बहुत डरावने हैं। ये बताते हैं कि 2 करोड़ ऐसे मेल वर्कर्स यानी कि हमारे युवा वर्कर्स जो हैं, युवक जो हैं, वो इतने डिसहार्टन हो गए, इतना उनका जो है मनोबल टूट गया है कि वो जो है वर्कफोर्स में से बाहर निकल गए। अब वो नौकरियां उन्होंने देखनी छोड़ दी है, नौकरियों के पीछे उन्होंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो इतने डिसहार्टन हो गए हैं कि उनको लगता है कि नौकरी के लिए कोई अर्जी देने का फायदा नहीं है, कि नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो इससे जो बेरोजगारी की दर है, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 6.1% पे पहुंच गई है। ये पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। ये तो शायद सबसे दर्द भरा आंकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी की रेजीम में। और अब जो है
मैं रुक जाता हूं, क्योंकि अगर मैं ये बोलता रहा तो एक बहुत ही बुरी कहानी बनती जाएगी, जिससे लगेगा कि मैं जो है जो खंजर है वो ट्विस्ट कर रहा हूं। मैं ये नहीं करना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो अब 6 क्वार्टर लो पे पहुंच गई है, पिछले 6 क्वार्टर में सबसे कम हो गई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आंकड़े दिखाते हैं कि हम लोग नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में इतने हेल्दी नहीं है, हम कम उनसे हेल्दी, हमारी सेहत ऑन एवरेज इन देशों से हम लोगों की सेहत खराब है। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली के इंडेक्स में भी हमारा जो आंकड़ा है गिर गया है, हम निचले दर पे आ गए। ये मैं सब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब शायद वक्त है इतने आंकड़े आपको बताने के बाद कि कहां पे हम लोगों ने जो हमारी इकोनॉमिक, जो आर्थिक हमारी जो परफॉर्मेंस रही वो इतनी अच्छी नहीं रही है। अब मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए बस।